व्हाट इफ आप पैसिफिक ओशन में 14 मंथ्स के लिए फंस जाओ। 2012 में मैक्सिको के दो मछुआरे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इन 14 मंथ्स के दौरान उन्होंने कैसे सरवाइव किया, वो दोनों बच भी पाए या उनमें से सिर्फ एक ने ही सरवाइव किया। तो आइए इस कहानी को थोड़ी और गहराई से समझते हैं। ये कहानी के टोटल दो कैरेक्टर हैं। पहला, इज़ेकियल कॉर्डोबा, जो फिशिंग के बारे में ज़्यादातर नहीं जानता था। उसने नई नई फिशिंग स्टार्ट ही की थी, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये फिशिंग की ट्रिप उसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और दूसरा कैरेक्टर है सल्वाडोर अल्वारेना, जो काफ़ी लंबे समय से फिशिंग जानता है और उसमें सर्वाइवल स्किल्स की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उसका अपनी बीवी और बच्चे के साथ का रिश्ता काफ़ी लंबे समय से टूट चुका था। 18 नवंबर 2012 को उन्होंने पैसिफिक ओशन में जाकर फिशिंग करने का प्लान किया। एल्वारेंगा के पास 25 फीट लंबी एक फाइबर ग्लास की बोट थी, जिसमें कोई भी कैबिन या छत नहीं थी और उसके पिछले हिस्से में एक इंजन लगा हुआ था। इस ट्रिप की प्लानिंग के दौरान बोट में 1000 पाउंड से भी अधिक वर्थ के उपकरण भरे गए थे, जिसमें एक आइस बॉक्स भी शामिल था। एल्वारेंगा के एक दिन से मछली पकड़ने से होने वाली कमाई उसके पूरे हफ्ते के लिए पर्याप्त थी। एक तूफान के आने की वार्निंग के बावजूद उन्होंने फिशिंग स्टार्ट किया। उनका फिशिंग स्पॉट लैंड से लगभग 75 माइल्स की दूरी पर था। अब धीरे धीरे धरती पे तूफान तेज हो रहा था, लेकिन उसकी असर अभी तक समुद्र पर नहीं पड़ी थी। फिर अचानक से रात को 1 बजे यह स्थिति बदल जाती है। अब तेज हवाओं की वजह से नाव तेजी से डगमगाने लगती है, जिससे डरकर कॉर्डोबा ने एल्वारेंगा को फिर से मुड़ने की विनती की। अब ऊंची लहरें नाव में पानी भर रही थी, जिससे हताश होकर एल्वारेंगा ने मछली पकड़ने की 2 माइल लंबी जाल काट दी। उसकी वजह से सभी मछलियाँ और इक्विपमेंट्स पानी में ही बह गए और एल्वारेंगा ने अपनी बोट को होम पोर्ट की ओर मोड़ दिया और अपने बॉस विली को फ़ोन करके अपने संकटपूर्ण हालत के बारे में सूचित किया। सुबह होते ही एल्वारेंगा ने क्षितिज पर पहाड़ों की परछाई देखी और उस ओर जाना चाहा, लेकिन लैंड के 15 माइल्स की दूरी पर ही उसकी बोट खराब हो जाती है और वो वहाँ पे अपने बोट के इंजन को ठीक करने के बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार वो असमर्थ होता जा रहा था। अब तूफान और भी तेजी से बढ़ता जा रहा था और उनको समुद्र की और भी गहराई में डालता जा रहा था। इसकी वजह से एल्वारेंगा ने अपने बॉस को फिर से संपर्क किया और उनको बचाने के लिए रेस्क्यूअर्स को भेजने के लिए बोला, लेकिन उन लहरों ने उस फोन में भी पानी भर दिया था और इस वजह से उनका उनके बॉस के साथ का भी संपर्क टूट जाता है। अब धीरे धीरे वो पैसिफिक ओशन के प्रकोप में फंसते जाते हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुसीबतें बढ़ती जाती है। 5 दिन तक लगातार तूफान का सामना करने के बाद आखिरकार हवाएं शांत होती है, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को लैंड से करीब करीब 280 माइल्स दूर पाया था, जिससे कॉर्डोबा बहुत डर गया था और वो बोलता है कि हम मरने वाले हैं। लेकिन एल्वारेंगा निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता और बोलता है कि रेस्क्यूअर्स उनको बचाने के लिए आते ही होंगे। समुद्र में दिन बहुत गर्म होते थे और रात काफ़ी ठंडी होती थी। वो लोग आइस बॉक्स का यूज़ करके गर्मी से बचते थे और एक दूसरे को कडल करके ठंडी से बचते थे। अब 4 दिन के बाद बारिश होती है और समुद्र में तैरती हुई बोतल की हेल्प से वो लोग फ्रेश वाटर सेव करते हैं और वो लोग ये पानी को काफ़ी सावधानी पूर्वक यूज़ करते हैं, ताकि ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके। भी वो लोग काफ़ी मुश्किल से अपने हाथ से पकड़ी हुई छोटी छोटी मछलियों से जीवित थे। लेकिन एक रात को एल्वारेंगा को काफ़ी अजीब सी साउंड सुनाई देती है। उसने देखा तो उसे पता चला कि एक कछुआ उन लोगों की बोट से टकरा गया था। तो एल्वारेंगा ने काफ़ी एक्साइट होकर उस कछुए को बोट के अंदर ले लिया। तभी कॉर्डोबा बहुत डर गया और उसने पूछा कि हम इसी को खाएंगे? तभी एल्वारेंगा ने जवाब दिया कि इसका मांस हमारी भूख मिटा सकता है और इसका गहरा लाल खून हमारी प्यास बुझा सकता है। इसके बाद एल्वारेंगा कई दिन कछुए के शिकार करने में गुजारता है, लेकिन कॉर्डोबा को कछुए का जमा हुआ खून नहीं पसंद था और वो ज़्यादा मांस भी नहीं खा सकता था। इसलिए एल्वारेंगा उस कछुए के मांस को लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटता और उसमें समुद्र का सॉल्टी वाटर ऐड करता था और उसको कछुए के शैल में देता था।
कछुए का मांस भूखमरी के सारे बुरे प्रभावों को खत्म कर रहा था। लेकिन अब उन लोगों को हेलुसिनेशंस आना स्टार्ट हो गए थे। कॉर्डोबा को ऐसे हेलुसिनेशंस आ रहे थे कि वो अपने घर पे बैठा है और शांति से ऑरेंजेस खा रहा है। हफ्ते महीनों बीत गए, लेकिन वो लोग इस समुंदर में भटकते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बनती जा रही। एल्वारेंगा सुबह 5 बजे उठता और बोट की डेक पे बैठ के वो सनराइज का इंतजार करता। पूर्व दिशा में उगता सूरज को देख के उनको एक होप मिलती थी। सफर से पहले वो दोनों एक दूसरे से अनजाने थे, लेकिन इस सफर ने उन दोनों के बीच में एक गहरी मित्रता जगा दी थी। वो लोग रात में स्टार गेजिंग करते थे। फिर एक दिन उन्होंने समुद्री पक्षी को पकड़ा, लेकिन एल्वारेंगा ने जब उसको काटा तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक जहरीला सांप। ये सब देख के कॉर्डोबा काफ़ी वीक होता जा रहा था। उसकी तबीयत तेज़ी से बिगड़ती जा रही थी। अब समुद्र के कच्चे पक्षियों को खाने के ख्याल से भी वो डरता जा रहा था और वो दिन का भोजन स्किप करता जा रहा था। जैसे ही ये दिन वीक में बदलते गए, उसकी सेहत तेज़ी से बिगड़ती गई और एक दिन उसने अल्वारेंगा से विदाई ली और अपने आप को शार्क से भरे समुद्र में फेंकने की कोशिश की। एल्वारेंगा ने किसी भी तरह से कॉर्डोबा को पकड़ा और बोट की फर्श पे घसीट के आइस बॉक्स के ऊपर बिठाया और उसको जिंदगी से लड़ने की अपील की, ताकि वो लोग जब भी बाहर निकले तो दुनिया को अपनी कहानी सुना सके। वो धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी वीक होता जा रहा था। जब से उसने वो पक्षी को देखा, तब से वो मानसिक रूप से काफ़ी वीक हो गया था। एल्वारेंगा ने उसको जिंदा रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अब पानी पीने से भी इनकार कर दिया था। आखिर में उसके शरीर ने हार मान ली और वो शांतिपूर्वक चल बसा। अब एल्वारेंगा आइस बॉक्स के पास पड़ी हुई कॉर्डोबा की बॉडी से ही बातचीत कर रहा था। वो उसको सवाल पूछता और उसके जवाब कोई दूसरी साइड से ही मिल रहे थे, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा था। उसने तय किया कि उसके मरे हुए शरीर से बात करना ही अब उसके अकेलेपन से निपटने का एक उपाय है। उसके 6 दिन बाद एल्वारेंगा ने कॉर्डोबा के शरीर को अंतिम विदाई दी। उसने अपने फ्रेंड के शव को पानी में फेंक दिया और अब वो अकेला अकेला बोट के डेक पे बैठा रहता था। कॉर्डोबा के जाने के बाद उसने एक दिन की मदद की उम्मीद में अपना पूरा ध्यान शिकार पे केंद्रित कर लिया था। वो घर लौटने पर एक पारिवारिक जीवन की कल्पना कर रहा था, जिसमें बच्चों से भरा एक घर हो और जानवरों से भरा एक खेत हो। और अब वो अपनी बेटी से टूटा हुआ रिश्ते को ठीक करने का एक और मौका मांग रहा था। एक दिन उसने एक जहाज को अपनी ओर आता हुआ देखा। उसे डर था कि वो जहाज उसकी बोट को ही ना तोड़ दे। हाथ में फिशिंग रॉड लिए वो उस जहाज को पुकारने लगा, लेकिन उसकी निराशा के लिए उस जहाज में उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो हाथ हिलाता रहा और जहाज उससे दूर जाता रहा। अब एल्वारेंगा भी बहुत मेंटली वीक होता जा रहा था। उसके रिफ्लेक्सेस धीमे होते जा रहे थे। अब 11 महीने बीत चुके थे और एल्वारेंगा ने करीब करीब 5000 माइल्स ट्रैवल कर लिया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पास सिर्फ एक ही स्वेटशर्ट था और वो भी कॉर्डोबा का था। इस कष्टकारी यात्रा के दौरान एल्वारेंगा सोच रहा था कि ये यात्रा उसके लिए एक डिवाइन लेसन था। स्थितियों के अनुसार एल्वारेंगा की जिंदा रहने की होप बहुत ही कम थी, लेकिन वो ये सोच रहा था कि ये सब पहले से ही डिसाइडेड है, ताकि वो बाहर जाके सुसाइड करने वालों को मोटिवेट कर सके। 30 जनवरी 2014 को वो अपनी बोट के डेक के ऊपर बैठा था और उसने एक आइलैंड देखा। पहले तो उसको ये ख्याल आया कि वो समुद्र में कूद जाए और आइलैंड की ओर तैरने लगा, लेकिन शार्क के डर से उसने बोट के ऊपर ही रहने का फैसला किया। लेकिन जब वो आइलैंड 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो वो समुद्र में कूद गया और आइलैंड की ओर तैरने लगा। आइलैंड पे पहुंच के उसने रेत की एक मुट्ठी भरी, जैसे कि वो एक खजाना हो। वो एबन एटल नाम के एक आइलैंड पर था, जो मार्शल द्वीप समूह में था। यह स्थल पृथ्वी के सबसे एकांत स्थलों में से एक था। अगर वो ये आइलैंड पे नहीं रुकता तो उसको फिलीपींस जाना पड़ता, जो वहाँ से 3000 माइल्स की दूरी पर था। हॉस्पिटल में भर्ती होने पर पता चला कि उसे एनीमिया है, जो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। डॉक्टर्स का कहना ये था कि इस ट्रिप के दौरान उसने बहुत सारे पक्षियों और कछुए का सेवन किया था। इस वजह से उसके लीवर पर काफ़ी असर हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी गहरी नींद उससे भाग रही थी, जिससे वो बहुत बेचैन रहा करता था।
अब वो अपनी शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा था और उसको कॉर्डोबा की मौत की यादें सताने लगी थी। 11 दिन बाद वो अपने घर जाने के लिए तैयार था। वो अपनी बेटी से मिला और अपने खोए हुए साल का अफ़सोस जताया। उसने भयंकर भूख, प्यास और अकेलापन का सामना किया और एक अद्भुत साहस का एग्ज़ाम्पल सेट किया।